नमस्कार, देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण यूरोपीय संघ ने रूस पर 17वां प्रतिबंध पैकेज लागू करने की योजना बनाई है। इसमें 200 रूसी पोतों, 330 कंपनियों और 75 मिलिट्री इंडस्ट्री नेटवर्क से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जाएगा। ये कदम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की और युद्ध विराम की संभावना पर चर्चा की। पुतिन ने संकेत दिया कि सही शर्तों के तहत युद्ध विराम संभव है। हालांकि यूके के भीतर कुछ सदस्य देशों के बीच मतभेद है। हंगरी जैसे देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई है, क्योंकि ये प्रतिबंध यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। तो जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है और शांति वार्ता को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बार शांति वार्ता में व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए, जिसके चलते अब यूके की तरफ से प्रतिबंध को लेकर अब यहां पर एक नए पैकेज लागू करने की योजना की जा रही है। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने हाल ही में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान को गंभीर नुकसान हुआ है। मरियम नवाज ने सरगोधा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत के हमले और 9 मई 2023 को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रदर्शन में हुई हिंसा में कोई खास अंतर नहीं है। पीटीआई ने इससे प्रदर्शन में सेना के ठिकानों को निशाना बनाया था। मरियम नवाज ने इसे पाकिस्तान की सेना के लिए एक बड़ा झटका बताया। इस बयान से पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की कमजोरी उजागर हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन हमलों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के अड्डों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल मच गई है और सेना प्रमुख जनरल मुनीर की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को खासा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब वहां के ही नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी सरकार के ऊपर और अपनी सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय दूतावास के बाहर पाकिस्तान समर्थित प्रदर्शन के जवाब में भारत ने एक शांत लेकिन सशक्त संदेश दिया। भारतीय अधिकारियों ने दूतावास की बालकनी में पोस्टर लटका दिया जिस पर लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस संदेश ने पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकतों का करारा जवाब दिया है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, भारत ऐसे हताश प्रयासों से डरने वाला नहीं है, हमारा संकल्प अडिग है। भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंडल ने भी सुदृढ़ प्रतिक्रिया को साझा किया, जिसमें सभी दूतावास अधिकारी एकजुट दिखाई दिए। ये प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत आई, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, जिससे भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ गया था। भारत की ये कूटनीतिक प्रतिक्रिया न केवल पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ता को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को भी मजबूत करती है। वहीं पुर्तगाल सरकार और पुलिस द्वारा दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने आभार व्यक्त किया। तो जिस तरह से लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि भारत की मिसाइलों ने
आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। लश्कर तैयबा के शीर्ष आतंकवादी अबू सैफुल्लाह खालिद उर्फ रजाउल्ला निजामानी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। वो 2006 में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा 2005 में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 2001 में उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमलों में भी उसकी भूमिका थी। सैफुल्लाह लश्कर का प्रमुख हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था और नेपाल में संगठन के वित्तीय, भर्ती और लॉजिस्टिक कार्यों का संचालन करता था। उसने नेपाल में विनोद कुमार जैसे छद्म नामों का उपयोग करते हुए आतंकियों की भर्ती और भारत में घुसपैठ की योजना बनाई थी। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर के नेताओं को सार्वजनिक रूप से ना निकलने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद सैफुल्लाह अपने घर से बाहर निकला और अज्ञात हमलावरों द्वारा मारा गया। उसकी हत्या ने लश्कर तैयबा को बड़ा झटका दिया है और यह भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। तेईस मई 2025 को बर्लिन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के बीच हुई संयुक्त प्रेस वार्ता में जर्मनी ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का समर्थन किया। वेडफुल ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा, हम इस क्रूर हमले से स्तब्ध हैं। भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाता है और पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाएगा। उन्होंने कहा, भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। जर्मनी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई को आत्मरक्षा का अधिकार बताया और कहा कि हर देश को आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। दोनों देशों ने युद्ध विराम की स्थिति को बनाए रखने और आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने पर जोर दिया। ये समर्थन भारत की वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। भारत ने अपनी व्यापारिक नीति में बड़ा बदलाव करते हुए बांग्लादेश से आयात होने वाले कई प्रमुख उत्पादों पर भूमि मार्गों से आयात पर रोक लगा दी है। इस फैसले से जहां भारत के घरेलू उद्योगों को नया अवसर मिल रहा है, वहीं बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। देखिए एक रिपोर्ट। सीमित समुद्री बंदरगाहों से ही आ सकेंगे। बांग्लादेश को 66,000 करोड़ का नुकसान। इस फैसले से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान होने की आशंका है। व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार बांग्लादेश को करीब $770 मिलियन यानी लगभग 66,000 करोड़ का व्यापार घाटा होगा। ये नुकसान उसके भारत के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार का 42% है। भारत के घरेलू उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। इस फैसले से भारत के छोटे और मझोले उद्यमों को नई ऊर्जा मिली है। खासकर वस्त्र उद्योग को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। अनुमान है कि घरेलू निर्माता 1000 करोड़ से अधिक के नए ऑर्डर हासिल कर सकते हैं, जिससे रोजगार और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। भारत ने दिया रणनीतिक संदेश। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला सिर्फ व्यापार नीति नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारतीय चावल और कपड़ों पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। साथ ही चीन के साथ उसकी नजदीकियों पर लगाम लगाने के लिए भी
भारत का ये कदम एक रणनीतिक संदेश है। भारत का एक्शन सख्त, चीन बांग्लादेश पस्त। बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर भारत को लैंडलॉक्ड कहने और चीन से लॉजिस्टिक मदद मांगने के बाद भारत ने यह कदम उठाया है। ये प्रतिबंध चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की आर्थिक डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जा रहा है। भारतीय रिटेलर्स पर क्या होगा असर? हालांकि बांग्लादेश से आने वाले सस्ते सामान की आपूर्ति रुकने से भारतीय खुदरा बाजार में कुछ समय के लिए कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई में देरी हो सकती है, लेकिन लंबे समय में इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते यहां के कारोबारियों को फायदा होगा। बांग्लादेश की प्रतिक्रिया। बांग्लादेश की सरकार ने इस प्रतिबंध पर चिंता जताई है और भारत से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है, लेकिन फिलहाल उसके निर्यात उद्योग, खासकर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पर दबाव साफ नजर आने लगा है। फैसले का क्षेत्रीय व्यापार पर क्या होगा असर? इस फैसले का असर सिर्फ भारत बांग्लादेश व्यापार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई व्यापार ढांचे पर पड़ेगा। भारत के इस साहसिक कदम से यह संदेश गया है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वायत्तता के मुद्दों पर अब वो कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का यह फैसला न सिर्फ घरेलू उद्योगों के लिए सकारात्मक है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी एक ठोस कदम माना जा रहा है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश इस चुनौती से कैसे निपटता है और क्या बांग्लादेश भारत से संवाद से विवाद का हल निकाल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बांग्लादेशी नागरिक अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शामिल होकर पाकिस्तान में खतरनाक साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में उत्तरी वजीरिस्तान में हुए एक बड़े ऑपरेशन में 54 आतंकियों को मारा गया, जिनमें अहमद जोबेर नामक बांग्लादेशी आतंकी की पहचान ने खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अहमद सऊदी अरब से अफगानिस्तान गया और वहीं से पाकिस्तान में हमलों की साजिश रचने लगा। माना जा रहा है कि इस समय कम से कम 8 बांग्लादेशी नागरिक टीटीपी के लिए काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। टीटीपी को अफगान तालिबान का मौन समर्थन प्राप्त है, जिससे आतंकी सरहद पार कर आसानी से बच निकलते हैं। बांग्लादेश पहले भी आतंकवाद का समर्थक रहा है, चाहे जेएमबी के बम धमाके हो या आईएसआईएस में बांग्लादेशी युवकों की भर्ती। अब जब वो टीटीपी से भी जुड़ रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ये नई और जटिल चुनौती बन चुका है। दक्षिण एशिया में पानी अब सिर्फ जीवन का स्रोत नहीं, बल्कि राजनीति और रणनीति का केंद्र बन गया है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को झटका देने की तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कुनार नदी पर एक बड़ा डैम बनाने की घोषणा की है। ये नदी अफगानिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान की काबुल नदी में मिलती है। ये डैम 45 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और 1.5 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करेगा, लेकिन इससे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी में 16 से 17% की कटौती हो सकती है। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के पतन के 6 महीने बाद अंतिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा के नेतृत्व में नई सरकार ने देश की सेना में आतंकवादी समूह के लड़ाकों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। रक्षा मंत्री मुहाफ अबू कसरा ने सभी छोटे सशस्त्र समूहों को 10 दिनों के भीतर रक्षा मंत्रालय में शामिल होने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य देश में स्थिरता लाना और सरकार की पकड़ मजबूत करना है। हालांकि इस निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने सीरिया की नई इस्लामी सरकार को विदेशी जिहादियों को सेना में शामिल करने पर चेतावनी दी है। उनका मानना है कि इन कट्टरपंथी तत्वों को
सैन्य पदों पर नियुक्त करना सीरिया की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नई योजना ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी से लगभग 10 लाख फलस्तीनियों को स्थायी रूप से लीबिया में बसाने पर विचार कर रहा है। इस योजना के तहत अमेरिका लीबिया की वर्षों से फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति को रिलीज करने का प्रस्ताव दे सकता है। हालांकि लीबिया में अमेरिकी दूतावास ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और ये रिपोर्ट असत्य है। इस प्रस्ताव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे जातीय सफाई की संज्ञा दी है, जबकि अरब देशों ने जैसे मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और कतर ने इस योजना का कड़ा विरोध किया है। लीबिया जो 2011 में मुअम्मर गद्दाफी की हत्या के बाद से राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्षों से जूझ रहा है, फलस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक सुरक्षित और स्थिर स्थान नहीं माना जा सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें विदेशी छात्रों के नामांकन पर प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की पात्रता रद्द कर दी है, जिससे लगभग 7,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। ये संख्या विश्वविद्यालय के कुल छात्रों का 27% है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS ने हार्वर्ड पर यह आरोप लगाया कि उसने विदेशी छात्रों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रदान नहीं किए, जिसके चलते उसकी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम की मान्यता रद्द कर दी गई है। हार्वर्ड ने इस निर्णय को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और बोस्टन की संघीय अदालत में इसे चुनौती दी है। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने इस कदम को शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है और कहा है कि ये विश्वविद्यालय की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। पूर्व राष्ट्रपति लॉरेंस समर्स ने भी इस निर्णय की आलोचना करते हुए इसे तानाशाही प्रवृत्ति का संकेत बताया है। इस बीच एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन की इस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे विदेशी छात्रों के लिए राहत की बात है। 21 मई 2025 की रात वाशिंगटन DC के कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर 2 इजरायली दूतावास कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित अमेरिकी यहूदी समिति द्वारा आयोजित एक युवा कूटनीतियों की सभा से बाहर निकल रहे थे जब एक व्यक्ति ने उन पर गोलीबारी की। हमलावर की पहचान इलियास रोड्रिक्स के रूप में हुई है, जो शिकागो का निवासी है। उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसने फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया। अधिकारियों का मानना है कि यह हमला लक्षित हिंसा का मामला है, जिसमें बढ़ती हुई के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एंटी सेमिटिक आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि हमलावर अकेला था और उसे जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। यह हमला न केवल 2 निर्दोष लोगों की जान का नुकसान है, बल्कि ये यहूदी समुदाय और कूटनीतिक मिशन के लिए एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय भी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।